जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल कल्पाक्ष के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मालवा का पठार, उसकी सारी भौगोलिक विशेषताएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार। तो आइए समझते हैं इसको, मध्य भारत का पठार। तो देखो, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका अगर हम डायग्राम बना लेंगे कि वो कहाँ पर है, तो उसको समझना आसान है, उसके बारे में बताना हमें बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से क्या पता चलेगा हमें कि वो चीज़ कहाँ पे है, उसकी सारी चीज़ हम बता सकते हैं, इस डायग्राम से बता सकते हैं। तो देखो, एक डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये मध्य प्रदेश का एक डायग्राम बना लेना है आपको। देखो, हम जब भी पढ़ रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या बनाया है, डायग्राम। बिना डायग्राम के हम कोई सी भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल के अंदर मैप का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का क्या बना लिया हमने, मैप। और इसमें जब मैंने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने सारे भौतिक प्रदेशों को बताया था कि कहाँ पे मालवा का पठार है, कहाँ पे मध्य भारत का पठार है, कहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, कहाँ पे रीवा पन्ना का पठार है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार। तो ये है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार को अगर हमें देखना है तो ये मध्य भारत का पठार। बस इतना सा याद रखना है कि ये पूरा वाला भाग मध्य भारत का पठार नहीं, इसका कुछ हिस्सा तो किस में आ जाएगा, बुंदेलखंड वाले पठार में, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये मध्य भारत का पठार ये भिंड मुरैना से लेके इस टाइप से है। ये देख लेना आप, ये यहाँ से लगाकर ये इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये मध्य भारत का पठार। ये जरूर याद रखना है कि नीमच वाला क्षेत्र भी मध्य भारत के पठार में ही आता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मध्य भारत के पठार में क्या आएगा, ये नीमच वाला क्षेत्र भी आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी मालवा के पठार के अंतर्गत ही नीमच को बना देते हैं, जबकि मध्य भारत के पठार में आएगा नीमच। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। मैं इसको और अगर अब चाहोगे आप तो उसको पूरा हम पूरे कलर से भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैप से क्या पता चलता है हमें ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है। इसकी स्थिति बता सकते कि नहीं बता सकते, कि ये कहाँ पर है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में। या हम ऐसे बोलेंगे बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में और मालवा के पठार के उत्तर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आगे। ये मैप देख लीजिए आप। देखो, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, देखो हमने मैप बनाया अभी। तो इस मैप में क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। या और अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या बता सकता हूँ कि बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में। क्या है, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में। क्योंकि उसके नीचे पूर्वी साइड में क्या है, बुंदेलखंड का पठार के पश्चिम में, और क्या है ये, मालवा के पठार के उत्तर में। अभी देखा हमने मैप में। फिर देखो अगला क्या है, इसका अक्षांश विस्तार के कितने अक्षांशों के बीच में है। तो 24 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 90 डिग्री गुण 80 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैला हुआ है। फिर क्या है, हम इसके बारे में बताएंगे, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है इसका। तो कुल क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, जब भी हम क्षेत्रफल बताते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देते हैं 10.7%। तो 10.7% किसका, भारत का, कि मध्य प्रदेश का, किसका, तो मध्य प्रदेश का। कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। कितना क्षेत्रफल है इसका, 10.7% है। फिर क्या बताएंगे, इससे संबंधित जिले कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे आप देखोगे ना, इसी मध्य भारत के पठार में आप यहाँ पे आएगा भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ पे आएगा ग्वालियर, यहाँ पे आएगा शिवपुरी और नीमच। ये प्रमुख इसके क्या है, जिले। तो देखो यहाँ पे लिखा है संबंधित प्रमुख जिले, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। तो आपको क्रम से लिख देना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच रहेगा आपको क्रम। मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैप को हमने बना लिया है तो मैप से हम हर चीज बता सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो 10.7% है। फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बताएंगे इसका निर्माण। देखो मैंने बताया था, सबसे पहले हम उसके ऊपर की बात कर लेंगे कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका विस्तार कितना है, फिर इसका क्षेत्रफल बता देंगे कितना है, और इससे संबंधित प्रमुख जिले। इसकी जब ऊपर की हमने बात कर ली, फिर क्या बात करेंगे हम इसके अंदर की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इसका निर्माण विंध्य शैल समूह के अक्षय अपर्दन से तथा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है।
कैसे हुआ है, यहीं पे आपने देखा होगा, यहीं पे क्या है, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, फिर जैसे एक और बताया था यहाँ पे जो चट्टान पाई जाती है वो पाई जाती है कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के भी दो भाग पड़े थे, एक पढ़ा था हमने बिजावर श्रेणी और एक पढ़ा था हमने ग्वालियर श्रेणी। ये ग्वालियर श्रेणी आ जाएगी, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अक्षय वर्धन से, एक तो ये चीज आ गई कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अक्षय वर्धन। फिर एक और चीज याद रखना है, यहीं से आपको बताएंगे, यहाँ से एक नर्मदा नदी चंबल नदी यहाँ से निकलती है और चंबल नदी ऐसे बहती है। जब भी नदियां बहती है तो क्या करेगी, अपने साथ अवसाद को लेके आएगी और जब भी मैदान में प्रवेश करेगी तो अपने अवसादों को क्या कर देगी, बिछा देगी। इसी चंबल नदी से क्या करा, उसने अपने अवसादों को बिछा दिया चंबल नदी ने, और ऐसे मैदान को हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, क्या लिखोगे यहाँ पे, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, अवसादों के निक्षेप से हुआ है। नदियों ने क्या करा, अपना अवसाद लाके यहाँ पे बिछा दिया, इससे इस मैदान का निर्माण हुआ। और जब भी नदियां अपने अवसाद बिछाती तो वहां पे अगर हम आपसे पूछूंगा इसी मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बना है। फिर देखो हमने ऊपर की बात कर ली, अंदर की बात करी, अब उसके ऊपर की बात करें, इसके वायुमंडल की बात करें, तो हम क्या करेंगे, जलवायु की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी जलवायु की बात करेंगे हम। तो इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं आपको ये। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको भी पता है ये जो मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है और इसके चारों ओर क्या लगा है, महाभाग मतलब भूमि लगी हुई है, इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। क्योंकि महाद्वीपों में जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। इसी विषम जलवायु को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं, महाद्वीपीय जलवायु। और मैंने पढ़ाया है आपको महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, क्या ये महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु ये होती है कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी लगेगी हमें और शीत ऋतु में अधिक ठंडी लगेगी, मतलब गर्मी में तो और ज्यादा गर्मी और ठंडी में और ज्यादा ठंडी, इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु और इसी को बोलते हैं विषम जलवायु। क्यों होती है महाद्वीपीय जलवायु इस प्रकार से, तो हमने जब पढ़ा था जलवायु उसमें मैंने बताया था, जैसे दिन का समय मान लो जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही है और ये एक महाद्वीपीय भाग है और ये एक जल का भाग है। ठीक है, सूर्य की किरणें दोनों पे बराबर आ रही है। अब देखो सूर्य की किरणें यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से 200 मीटर अंदर तक जल किरणें जा सकती सूर्य की। तो सूर्य के बाद दिन का समय तो 12 घंटे, इसको गर्म करने के लिए भी 12 घंटे, इसको गर्म करने के लिए 12 घंटे। तो ये 12 घंटे में देखो 200 मीटर अंदर तक, कितने मीटर अंदर तक जा सकती सूर्य की किरणें, 200 मीटर अंदर तक। सुनो, 200 मीटर अंदर तक जल को गर्म करने में उसको टाइम लगेगा, तो जल का तापमान दिन में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जितना नॉर्मल थोड़ा सा उसको में डिफरेंस आएगा। किंतु इस भूभाग पे ये सूर्य की किरणें अगर पड़ेगी, देखो इस भूभाग की ऊपरी परत को ही तो गर्म करेगी, अंदर थोड़ी जाएगी सूर्य की किरणें। तो देखो ऊपरी भाग को इस परत को ही तो गर्म करेगी, तो देखो दिन के दिन में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी बहुत ज्यादा गर्म। अब क्या होगा इससे, जैसे रात का समय जब आएगा तो रात के समय में ये अधिक गर्म, ये ठंडा है, तो गर्मी ज्यादा है यहाँ पे, तो तापमान कहाँ होगा, कम, यहाँ पे कम होगा। इधर से जो किरणें होगी वो इधर से इधर चलेगी, क्योंकि तापमान इसका ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी क्या होगा, ठंडा भी जल्दी होगा। हमने पढ़ा था ना, जो वस्तु बहुत ज्यादा अवशोषक होती है वो बहुत ज्यादा उत्सर्जक भी होते हैं। तो ये सूर्य की किरणों को ज्यादा प्राप्त करेगा तो उत्सर्जित भी ज्यादा करे, तो रात के समय वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जबकि ये ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा। तो कैसी जलवायु यहाँ पे सम है, ना तो गर्मी है बहुत ज्यादा ना ठंड है, परंतु यहाँ पे क्या हो रही है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या बताएंगे, जलवायु जाएगी तो फिर क्या पढ़ेंगे हम, वर्षा। अब मैंने बताया औसत वर्षा कितनी होती है, तो मध्य प्रदेश का सबसे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है यहाँ पे वर्षा, ये लिखा है लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कैसा क्षेत्र है ये, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी मध्य भारत के पठार में देखोगे तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी यहीं स्थित है, भिंड गोहद। भिंड में एक जगह है गोहद, यहाँ पे है भिंड और यहाँ पे कौन है, गोहद। यहाँ पे 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो भिंड गोहद में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं निम्न वर्षा का क्षेत्र। मध्य प्रदेश सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। फिर आगे क्या है, प्रमुख नदियां, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती है, तो देखो इसी मध्य भारत के पठार में अगर आप देखोगे, इसी मध्य भारत के पठार में अगर आप देखोगे, देखो मैप बनाता हूं मैं, ये मध्य भारत का पठार है। आपको मैप बनाना है, मैप से सारी चीज आपको क्लियर होगी, बिना मैप के कुछ भी नहीं होता है।
मैप में बताना बहुत आसान है और समझना भी बहुत आसान है। अगर हम एग्जाम में मैप बना के आएंगे तो हमें ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे और एग्जामिनर, ठीक है, एक छोटा सा हमें मैप बना देना है। अभी देखो इसी मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सी नदियाँ बहेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहीं इंदौर में एक तहसील है मऊ, मऊ से निकलती चंबल नदी। ये चंबल नदी ऐसे बहती हुई, ऐसे जाती हुई, यहाँ से जाती हुई यहाँ पे बहती है, ये चंबल नदी है। तो एक तो चंबल नदी हो गई प्रमुख नदी, क्योंकि मध्य भारत के पठार में चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। फिर देखो आगे आप देखोगे यहाँ पे एक सिंध नदी है, ये सिंध नदी ऐसे बहती है और ऐसे निकल जाती है। आगे किसमें मिल रही है, यमुना नदी में मिल रही है। और नदियाँ देखोगे तो और नदियाँ भी यहाँ पे आएगी, जैसे इसी मध्य भारत के पठार में शिव नदी भी होती है। ये शिव नदी इधर शिवपुरी के पठार से निकलती है और इसमें किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में। शिव नदी है, एक कुंवारी नदी है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ मिलेगी। तो प्रमुख नदियों में क्या आ जाएगा, देखो ये प्रमुख नदी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगी, चंबल, सिंध, काली सिंध तो देखो यहाँ पे रह जाती है, काली सिंध किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में। फिर आ जाए पार्वती, पार्वती भी इंपॉर्टेंट है, पार्वती नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके फिर चंबल में मिलती है। तो पार्वती, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, चंबल, सिंध, पार्वती, शिव आदि। 3-4 नदियों के नाम लिख देना आपको, जरूरी नहीं हम बहुत ज्यादा नदियों के नाम लिख, कम से कम 3 नदियों के नाम हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब नदी आ जाएगी, क्या पढ़ेंगे, प्रमुख मिट्टी। अब मैंने बताया ना आपको प्रमुख मिट्टी में क्या आएगी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। क्यों आएगी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों के अवसाद से बना है, नदियों द्वारा लगे अवसादों के निक्षेप से बना है। ये जैसे चंबल नदी, चंबल नदी ने अपने अवसाद को यहाँ बिछा दिया है, ये क्या बन गया है, मध्य भारत का पठार। तो जब भी नदियां अपने अवसादों को बिछाती है तो वहां पे जो मृदा पाई जाती है इसी को बोलते हैं जलोढ़, जल से ओढ़ी गई मृदा है, इसलिए बोलते हैं जलोढ़। और जलोढ़ मृदा ही सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, इसमें सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्या होंगे, खनिज तत्व होंगे, और किसी भी फसल को उगाने के लिए साथ जो खनिज तत्व मिलेगा उसमें वो फसल अच्छे से उगेगी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, प्रमुख देखो जलोढ़ मिट्टी। इसी जलोढ़ मिट्टी को नाम दिया उसने कछारी मृदा। फिर देखो मिट्टी आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, फसल। तो किस प्रकार की फसल की जाती है, इसी मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा किया जाता है सरसों, इसीलिए मध्य भारत के पठार को हम क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रमुख सरसों, ज्वार, गेहूं, तिल आदि, ये प्रमुख क्या आ जाएगी इसकी फसलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या आएगा, प्रमुख वन। तो प्रमुख वन में अभी देखो यहाँ पे वर्षा कम हो रही है तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या कटीले वन पाए जाएंगे, जैसे कि बबूल, खेर, बेर आदि, इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है शुष्क कटीले पर्णपाती वन। और शुष्क कटीले पर्णपाती वन में भी क्या आएगा, खेर, बेर, बबूल, खेर लिख ला आप, बेर लिख लीजिए, ये कम पानी वाले में उगने वाले क्या है, वृक्ष। तो खेर, बेर, बबूल, पलास आदि, ये क्या होते हैं, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। प्रमुख अगर खनिज की बात करोगे अगर आप, प्रमुख खनिज में क्या आ जाएगा, देखो इधर चीनी मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक आदि, इस प्रकार के खनिज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर प्रमुख उद्योग में क्या आ जाएगा, तो जो हमने फसल पढ़ा है, जो वन पढ़ा है, जो खनिज पढ़ा है, इन्हीं के आधार पे तो क्या होते हैं, उद्योग लगे होते हैं। तो जो खनिज यहाँ पे प्रमुख पाया जाएगा उसी के आधार पर उद्योग लगे होंगे। तो यहाँ पे प्रमुख खनिज, यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक केंद्र में आएगा मालनपुर भिंड, ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसको दूसरा ड्राई पोर्ट भी बोलते हैं, मध्य ड्राई पोर्ट। क्यों, जैसे बंदरगाह होता है ना, जो तटीय क्षेत्र होता है, जैसे ये भारत है, तो ये भारत का जैसे यहाँ पे बंदरगाह है ऐसे। अब मध्य प्रदेश तो पूरा लैंड लॉक्ड है, सारी ओर से भूमि से लगा लगा क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई बंदरगाह तो नहीं है, पर हम इसको क्या नाम देते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको शुष्क बंदरगाह। शुष्क है बंदरगाह क्योंकि क्या कोई पानी वानी नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसे नाम दे देते हैं इनको। ठीक है, तो मालनपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पे, भिंड में। फिर देखो बाणमोर सीमेंट फैक्ट्री, बाणमोर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, मुरैना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहीं से प्रश्न आया था, बाणमोर सीमेंट, बाणमोर कहाँ पर है, बाणमोर एक औद्योगिक केंद्र है और कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है। फिर क्या है, दिया सिलाई उद्योग, दिया सिलाई उद्योग कहाँ पे आएंगे, ग्वालियर में आएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग लगा सकते हो, जैसे कि ग्वालियर में आपने देखा होगा डबरा शुगर मिल है, ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में ही है। बस ऐसे 2-4 नाम लिख देना आपको। फिर देखो आएगा प्रमुख पर्यटन केंद्र, यहाँ पे कौन कौन से घूमने की जगह है, तो आपने देखा होगा ग्वालियर में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वालियर का किला, और इसी को हम बोलते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर किला बहुत अवैध किला होता है। इसी ग्वालियर के किले के अंदर बहुत सारे हमें पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे कि सास बहू मंदिर, फिर एक तेली का मंदिर भी देखने को मिलता है। तेली का मंदिर की खास बात क्या है, ये उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की जो शैली है वो नागर शैली है,
और दक्षिण भारत की जो शैली वो द्रविड़ शैली है, किंतु उत्तर भारत में बना हुआ ये एकमात्र मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में बने होने के कारण इसका नाम है तेली, तमिलनाडु तेलुगु से संबंधित नाम है ये। आ रही समझ बात आपको? तेली का मंदिर यहीं पे मिलेगा आपको। गुजरी महल, मानसी का नाम सुना होगा, ये ग्वालियर के राजा थे, इन्होंने अपनी प्रेमिका गुजरी के नाम पे से गुजरी महल बनवाया। फिर आपने सुना होगा तो ये देखो ग्वालियर का किला, सास बहू मंदिर, गुजरी महल, ये कहाँ पे? ग्वालियर में। फिर देखो 64 योगिनी मंदिर के नाम भी आपने सुना होगा। ये 64 योगिनी मंदिर वैसे तो बहुत जगह है, जैसे जबलपुर में भी है, और भी जगह आप देखोगे तो मिलेगा आपको 64 योगिनी मंदिर। किंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मुरैना वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत का जो पुराना संसद भवन था दिल्ली के अंदर, उसका जो डिजाइन लिया गया है वो यहीं से लिया गया, इसी 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? मुरैना। ये जरूर लिखना है आपको, कहाँ का है ये? मुरैना। मुरैना, ये ब्रैकेट में आपको जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रमुख पर्यटन केंद्र बता दिए, आप क्या बताएंगे इसके बारे में हम? विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में क्या जाए, ये जो मध्य भारत का पठार है इसको क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन यहीं पे होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये बता देना है। फिर और क्या बता सकते हैं? ये जो मध्य भारत का पठार है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भेड़ प्रभावित है। भेड़ क्या होता है? इसी मध्य भारत के पठार में देखो आप यहाँ पे, जैसे ये मध्य भारत का पठार है, ये आप एमपी का मैप ले लीजिए। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए बना रहा हूँ आपको। ये मध्य भारत का पठार है और यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से चंबल नदी आ रही है इधर नीचे से, और ऐसे आगे ऐसे निकलती है वो। ये चंबल नदी जब यहाँ से प्रवेश करती है तो बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी, क्या बोलते हैं इसको? सुपर इम्पोज्ड नदी। सुपर इम्पोज्ड नदी क्या होती है? ये नदी अपनी घाटी को इतना खोद देती है कि अपने निम्नतम धरातल में पहुंच गई। मतलब चंबल नदी ने अपने यहाँ के धरातल को इतना खोद दिया है कि 300 मीटर गहराई जो सतह है यहाँ से, इससे 300 मीटर गहराई में बहती है चंबल नदी। समझ सकते हो? इतनी तीव्र गति से जब बहती है यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन गए जमीन में। इसको बोलते हैं बीहड़, या इसको बोलते हैं रेवाइन लैंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेवाइन, बीहड़ बोलते हैं इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में भेड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? मध्य भारत का पठार। एमपीपीएससी में एक बार ये प्रश्न आया था कि कौन सी नदी भेड़ बनाती है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में भेड़ बनाती है। सब नदियां भेड़ बनाएंगी थोड़ा बहुत, किंतु चंबल नदी सबसे ज्यादा भेड़ बनाती है। और सबसे ज्यादा भेड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मध्य भारत का पठार। और उस मध्य भारत के पठार में भी अगर आप बात करोगे तो भिंड, मुरैना, श्योपुर आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या आता है? इसी को देखो चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बह रही है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट हम अगर बता देंगे हमारे मध्य भारत के पठार की भौगोलिक विशेषता में, तो हमारा एक आंसर, पूरा एक सटीक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और एक डायग्राम बनाना है अच्छे सा, ताकि उसमें दिखा पाए मध्य भारत का पठार। अब देखो मध्य भारत के पठार से लगा है बुंदेलखंड का पठार, तो आज उसको भी पढ़ लेते हैं हम। क्या आएगा अब? बुंदेलखंड का पठार। तो देखो जब भी मैंने बताया ना आपको, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है उसका, कि वो आखिर में है कहाँ वो। तो देखो एक डायग्राम बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है इस साइड में आपको, या हम आगे ही ले लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं इसकी सारी चीजें में, यहीं पे एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। तो देखो ये मैंने बनाया है मध्य प्रदेश का मैप। एक मध्य प्रदेश का आपको मैप बनाना है। आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस करना है बार बार। बिना मैप के कुछ भी नहीं है एमपी में। ठीक है, एक मैप बनाना है आपको। ये मैप बना लिया। सबसे पहले इसमें क्या दिखाएंगे हम? बुंदेलखंड का पठार आखिर कहाँ पे। तो देखो ये पूरा क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड का पठार। तो हमें सिर्फ मध्य प्रदेश वाला दिखाना है। तो इस बुंदेलखंड के पठार में, ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ से लगा के, यहाँ से, और ये इस टाइप से जाता है यहाँ पे, और इसमें क्या आ जाएगा? ये दतिया वाला क्षेत्र, और ऐसा पूरा आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ये क्या हो जाएगा? आ जाएगा ये। तो हमें तो सिर्फ मध्य प्रदेश वाला बताना है, सिर्फ मध्य प्रदेश वाला ही बता देना। तो इसी बुंदेलखंड के पठार में मध्य प्रदेश में यहाँ पे कौन सा जिला है? दतिया। ये दतिया जिला भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो जिले हैं, जैसे यहाँ पे निवाड़ी है, यहाँ पे टीकमगढ़ है, यहाँ पे ऊपर कौन है? निवाड़ी है, यहाँ पे टीकमगढ़ है। इधर नीचे देखोगे तो सागर आ जाएगा। इधर पास में देखोगे तो क्या आ जाएगा? छतरपुर आ जाएगा। ठीक है, ये पड़ोस में लगे लगे क्षेत्र क्या आ जाएंगे? बुंदेलखंड का पठार। अब इसी प्रकार से बुंदेलखंड के पठार की मुझे बताना स्थिति कि कहाँ पे स्थित है। देखो बहुत आसान है बताना। ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे स्थित है? मध्य भारत के पठार के दक्षिण पूर्व में, और रिवा प्रनाग के पठार के पश्चिम में। ठीक है, ऐसा बता सकता हूँ। देखो मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व या पूर्व में स्थित है, ऐसा भी बता सकता हूँ, क्योंकि मध्य भारत का पठार ये है।
उसके क्या है दक्षिण पूर्व में या पूर्व में। फिर क्या है देखो रीवा पन्ना, ये पंजाना हो गया पन्ना है, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में। रीवा पन्ना का पठार देखो यहाँ पे ऐसा आप देखोगे ना, ये रीवा पन्ना का पठार ऐसा आएगा ये, तो रीवा पन्ना के पठार के क्या उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है सही कर लेना आप इसको। रहेगी बात। तो स्थिति बताना बहुत आसान है कि कहाँ पे स्थित है, मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम। कैसे बताओगे, ये मध्य भारत का पठार है, इसके पूर्व में ये है, और ये रीवा पन्ना का पठार है, इसके पश्चिम में क्या है बुंदेलखंड का पठार। सबसे पहले हम स्थिति बता देंगे, फिर बताएंगे इसका अक्षांशीय विस्तार की पृथ्वी में के रिस्पेक्ट में कहाँ पे कितने कितने अक्षांश, कि यहाँ से कितना अक्षांश इसका है, यहाँ पे कितना अक्षांश है, यहाँ पे कितना पूर्वी देशांतर और कितना पूर्वी देशांतर। तो देखिए लिखा है 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और देशांतर अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये विस्तृत है। फिर अगला पॉइंट क्या बताएंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताना बहुत आसान है, मैंने जब शुरू दिन पढ़ाया था तो सारे के क्षेत्रफल भी याद कराए थे आपको कि कैसे क्षेत्रफल याद करना है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था आपको मालवा का पठार सबसे बड़ा है 28%, उसके नीचे नर्मदा सोन घाटी वो कितना था 26%, फिर था सतपुड़ा वो है 11%, ये मध्य भारत का पठार कितना 10.7 है। तो मालवा, फिर मध्य भारत के पठार के बाद में मैंने बताया था रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना का पठार कितना था 10.3, ये कितना है 7.7, और बघेलखंड का पठार कितना है 7.7। ऐसे बार बार आप याद करोगे ना तो सारों के क्षेत्रफल आपको याद हो जाएंगे। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है 7.7। फिर क्या है संबंधित प्रमुख जिले, देखो संबंधित प्रमुख जिले अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे कौन है दतिया। दतिया लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य भारत के पठार में आता है, किंतु बुंदेलखंड के पठार में दतिया। फिर क्या आएगा यहाँ पे निवाड़ी, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना गया है निवाड़ी, तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, सागर आदि 4-5 जिलों के नाम लिख देना है। देखो दतिया, सागर, अशोकनगर, है ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना मत लिखना आप क्योंकि रीवा पन्ना का पठार अलग ही पड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसका निर्माण, देखो निर्माण बताना भी बहुत आसान है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब मैंने पढ़ाई थी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, तो वहां पे मैंने सब बताया था आपको कि किस प्रकार की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती थी। इसी बुंदेलखंड के पठार में मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानें, और यही आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी में सबसे पहले बनी थी। अब बहुत ज्यादा समय होने के कारण इसका मूल रूप क्या हो गया, नष्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई है। तो इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों का परिवर्तित रूप हमें मिलता है नीस के रूप में, इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड नीस। तो बुंदेलखंड नीस क्या है, सबसे पुराना नीस है, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही एक रूप है नीस। और नीस में भी क्या है बहुत सारे नीस आते हैं, जैसे बुंदेलखंड नीस, चारकोनाइट नीस, अलग अलग प्रकार के नीस आते हैं, जिसमें बुंदेलखंड नीस जो सबसे पुराना नीस है। तो देखो इसका निर्माण किससे हुआ है, देखो विंध्य सेल समूह, या हम एक और नाम दे सकते हैं इसको आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह। और आर्कियन सेल समूह में भी क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपक्षय अपरदन से। रहेगी बात आपको याद, विंध्य सेल समूह भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला, इसी विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, तो इसी से हम इसका निर्माण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। आगे चलते हैं हम, निर्माण के बाद क्या आएंगे, हम इसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु कैसी पाई जाएगी यहाँ पे, देखो ये बाद में लिखा है, सबसे पहले लिखना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको कैसी जलवायु पाई जाएगी यहाँ पे, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु तो अत्यधिक गर्म होगी और शीत ऋतु अत्यधिक क्या होगी, ठंडा। मतलब गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगती है, ठंडी में और ज्यादा ठंडी लगती है, इसलिए बोलते हैं इसको विषम। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। रहेगी बात आपको, बहुत आसान है। फिर हम लिखेंगे औसत वर्षा, यहाँ पे नहीं लिखना, आपको लिखना लगभग 50 से 75 से 100 सेंटीमीटर, ये लिखना बहुत जरूरी है आपका। और यहाँ पे आप बता भी सकते हो कि कैसा क्षेत्र है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पे औसत वर्षा होती है, किंतु फिर भी देखा होगा आपको मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र भी बुंदेलखंड का पठार है। सूखा पड़ना एक अलग समस्या है, औसत वर्षा होना एक अलग समस्या है। जैसे कि हर साल कितनी वर्षा हो रही है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर, किंतु किसी साल वर्षा ही नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं सूखा। आ रही बात समझ। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड का, इसलिए बुंदेलखंड के पिछड़ा होने का एक प्रमुख कारण है वहां का सूखा पड़ना। और भी बहुत सारे कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा ना होना, आधारभूत संरचनाओं का ना होना, और भी बहुत सारे कारण है पिछड़े होने के, किंतु एक प्रमुख कारण क्या है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, सूखा पड़ना। ठीक है दोस्तों, फिर अगली क्या पढ़ेंगे, औसत वर्षा के बाद पढ़ेंगे प्रमुख नदियां। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां, तो देखो एक मैप बनाओ आप, मैप बनाएंगे हम, उसी मैप में क्या करेंगे, हम दिखा देंगे कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे बह रही है। अभी इसी टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, क्योंकि हमारे सिलेबस का अगला पार्ट यही है कि मध्य
प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ। अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, तो सारी नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मिल रही है, उसके ऊपर कौन से जलप्रपात है, क्या है, सारी चीज पढ़ेंगे अभी। बस इतना समझ लो कि इसी बुंदेलखंड के पठार में बतानी नदियाँ। तो नदियों में क्या आएगा, देखो आप यहाँ से देखो, आपने देखा होगा एक बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड की इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं हम, बुंदेलखंड की गंगा भी इसको बोलते हैं, इसलिए बेतवा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बेतवा नदी यहीं से निकलती है और ऐसे आके ये यहाँ से ऐसे निकल के इधर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर एक और नदी देखी होगी आपने, केन नदी। ये केन नदी इधर से ऐसे निकलती है और ऐसे यमुना में जाके मिल जाती है। तो बेतवा, केन और इन्हीं की सहायक नदियाँ लिख देना आप, जो बुंदेलखंड के पठार में बहती है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक उर्मिल नदी भी है, बनास आदि प्रकार की नदी होती है। देखो प्रमुख नदियों में क्या आ जाएगा, देखो बेतवा, सिंध तो मत लिखना आप, ये लिखना केन। केन को जब इंपॉर्टेंट नदी है तो इसको बेतवा के बाद लिया ना केन। फिर उर्मिल, जमानी, धसान आदि प्रकार की क्या है नदी। 3-4 नदियों के आपको नाम लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगी, बेतवा, फिर क्या आएगी केन, फिर क्या आएगी उर्मिल, उसके बाद जो भी लिखना आपको, जैसे धसान है ना आदि। फिर देखो प्रमुख मिट्टी, तो यहाँ पे हमें जब मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे आगे, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी का ही नाम है लाल काली मिट्टी। तो देखो कैसी मिट्टी पाई जाती है भाई, मिश्रित मिट्टी का नाम है लाल काली मिट्टी। फिर मिट्टी आ जाएगी तो प्रमुख फसलें आ जाएगी। तो कौन सी फसलें होगी यहाँ पे, गेहूं, तिलहन, तेल वाली फसलें ज्यादा होगी, दलहन और तिलहन फसलें भी यहाँ पे होती है, बहुत सारी दालें भी उगाई जाती है। तो गेहूं, ज्वार, तिल, और लिख सकते हो आप दलहन और तिलहन फसलें, दलहन और तिलहन फसलें आदि, ऐसे नाम लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आएगा, प्रमुख वन। प्रमुख फसलों के बाद क्या आएगा, प्रमुख वन। तो देखो इस क्षेत्र में औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे वन तो नहीं पाए जाएंगे, फिर भी ठीक ठाक वन पाए जाएंगे। जैसे तेंदुपत्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। महुआ, बबूल, नीम, पलास, पीपल आदि प्रकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख वन के बाद क्या आएगा, प्रमुख खनिज। इसी बुंदेलखंड के पठार में अगर आप देखोगे ना, जैसे ग्रेनाइट, नीस, जिन चट्टानों से बना है, ये भी तो एक प्रकार के खनिज है, ग्रेनाइट, नीस। और भी अगर यहाँ पे आप खनिज देखोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि। हीरा मत लिखना, हीरा भी पाया जाता है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा जो ये पन्ना से लगा क्षेत्र, छतरपुर वाला क्षेत्र, तो अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की एक कंपनी, रियो टोंटो कंपनी नाम की, इस कंपनी ने क्या करा है, इसी छतरपुर में अभी हीरे के कुछ निक्षेप देखे गए। बक्सवा के जंगल का भी नाम सुना होगा आप, छतरपुर में बक्सवा के जंगल, वहां पे क्या मिले, हीरे के हमें क्या मिले, निक्षेप मिले, हीरे के भंडार मिले यहाँ पे, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है बक्सवा के जंगल। ये कहाँ पे, छतरपुर में, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं हीरा भी यहाँ पे पाया जाता है। और भी प्रकार के खनिज हम बता सकते हैं, यहाँ पे गेरू नाम का एक खनिज भी पाया जाता है। ऐसे बहुत प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। फिर प्रमुख उद्योग, तो जो हमने फसल, वन, खनिज पढ़े ना, इन्हीं के आधार पर उद्योग आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे वन में क्या है, जैसे तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता से ही बनाई जाती बीड़ी, तो देखो बीड़ी उद्योग आ जाएगा एक। फिर आप और देखोगे जैसे कि चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर से क्या बनाई जाती है, सीमेंट, क्योंकि सीमेंट उद्योग में जो सीमेंट होती है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, चूना। तो चूना पत्थर पाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग आ गया। गन मेटल वर्क्स आदि, है ना, ये जो शिल्पकार आते हैं ना, ये गन मेटल वर्क्स बनाते हैं, इसी को क्या कर दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया। ये निमाड़ी आपको टीकमगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ पे, टीकमगढ़ एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है, गन मेटल वर्क्स, इसको क्या दे दिया गया है, जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, किसी स्थान विशेष से संबंधित कोई उत्पाद होता है उसके संरक्षण के लिए क्या दे देते थे, जीआई टैग, ताकि उसी नाम से वो कहीं और ना बिके। जैसे मान लो इंदौर में, मान लो हम इसी प्रकार गन मेटल वर्क्स बना रहे हैं और हम बोल दें कि ये कहाँ बना है, टीकमगढ़ में बना है, तो क्या सही बात है, क्या गलत है ना, क्योंकि उसी जगह पे कोई चीज बन रही है, उसी से उसने प्रसिद्धि पाई। जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, तो चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग मिल गया है, चंदेरी की साड़ी को ही भी उस नाम से बेचा जाएगा। हर कोई नहीं बोलेगा कि ये चंदेरी की साड़ी है ना, उसकी क्वालिटी, उसके संरक्षण को बनाए रखने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, उस स्थान से उस उत्पाद की विशेषताएं जुड़ी होने के कारण ही दिया जाता है, उस उत्पाद के संरक्षण के लिए। फिर आगे क्या आएगा, देखो प्रमुख पर्यटन केंद्र, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ये प्रमुख पर्यटन केंद्र में, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है।
प्रमुख पर्यटन केंद्र में आपने देखा हो खजुराहो के मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मध्य प्रदेश का वास्तुकला तीर्थ भी बोलते हैं हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वास्तुकला यहाँ पे यूज की गई है। कहाँ पे? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसको खजुराहो के मंदिर को क्या करा गया है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश के पहले विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाले हैं, शामिल हुए हैं 1986 में शामिल हो गए थे, 1983 में। ठीक है, ये कहाँ पे? छतरपुर में। फिर देखा होगा आपने ओरछा के मंदिर, ओरछा के मंदिर भी बहुत फेमस है। ये कहाँ पे? निवाड़ी में। ओरछा के महल, ओरछा के महल में जहांगीर महल, शीश महल, इस प्रकार के महल मिलेंगे आपको देखने को। फिर देखो भालकुंड जलप्रपात, ये भालकुंड जलप्रपात को ही हम बोलते हैं राहतगढ़ जलप्रपात, ये कहाँ पे? सागर में। ये प्रमुख पर्यटन केंद्र आ जाएंगे, और भी बहुत सारे पर्यटन केंद्र आएंगे, किंतु हमने प्रमुख 2-3 पर्यटन केंद्रों के नाम लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पर्यटन केंद्र के बाद क्या आएगा? विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य में क्या आएगा? इसी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर, ये हमें याद रखना है। और ये भी कहां पे? दतिया में। फिर अगला पॉइंट क्या है? ये जो बेतवा नदी, इसे को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी का महत्व है भारत में, गंगा नदी में ही क्या है? उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत के मैदान में सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से ये जो बेतवा नदी है, ये बुंदेलखंड की क्या है? गंगा, या इसी को हम बोलते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा। कितना महत्व है देखो बेतवा नदी का। फिर देखो ये अगला क्या आएगा? ये मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। क्यों है? आगे हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।